एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं आपकी यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की। रेगुलर क्लासेस भी आप सभी को मिल रही हैं। अगर आप सभी ने वॉच नहीं किया तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आप सभी को क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए गाइज, जहाँ तक आप सभी को बताऊँ और सब्जेक्ट्स की सभी की क्लासेस 5 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। सो ये है आपकी हिंदी की 5th क्लास। शायद आप सभी की सबसे फर्स्ट जो खत्म होने वाला है सब्जेक्ट वो है आपका हिंदी की। ये है 5th क्लास जिसमें मैं आप सभी को मैंने 4 चैप्टर्स आपको सभी को क्लियर कर दिए हैं। वो सारे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स फिर से एक बार क्लियर करना चाह रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी लास्ट 4 ईयर्स में आई हैं। इसके बाद मैं आप सभी को जीवन परिचय जो होते हैं ट्रिक्स व्रिक्स के साथ मैं आप सभी को समझा दूंगी। आपको मुहावरे की एक क्लास दे दूंगी, लोकोक्तियों की एक क्लास दे दूंगी। ये सारी चीज़ें आपको एक क्लास में मिल जाएंगी। सो यहाँ स्टार्ट करती हूँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप सभी स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। 4 क्लासेस वॉच करने के बाद इसे वॉच कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका हिंदी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे संस्कृत वर्णमाला क्या होती है। काफ़ी मैंने बार देखा है, आपको डेफिनेशन काफ़ी पूछी गई है। वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है, यानी कि ये एक वर्ण की पहली इकाई है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाता है। देखिए, डेफिनेशन अगर आती है तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके वह हम किसे कहते हैं, वर्ण। यानी कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कै को आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसका ठीक है टुकड़े नहीं कर सकते हैं, खे और आ। ठीक है, अब बात करते हैं मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर क्या कहलाता है, ध्वनि यानी कि आवाज। ठीक है, यानी कि आपके जो मुंह से निकलता है जो हर वर्ड जो स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट स्वर है उसे हम ध्वनि कहते हैं। वर्णों के सार्थक व सुव्यवस्थित मेल को ही हम शब्द कहते हैं। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल कह सकते हैं। यहाँ पर शब्दों के सार्थक मेल व सुव्यवस्थित मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द। सुव्यवस्थित यानी कि जो आपके व्यवस्थित नहीं है, जैसे गाइस, सुव्यवस्थित का मतलब होता है अच्छी तरह से और सुंदर तरह से व्यवस्थित। यानी कि गलती से बोल दिया था, एग्जाम्पल देख लीजिए, राम, विकास, अनाज और आदि। यहाँ पर आपका ये भी डिस्कस मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको देखते हैं। एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। यानी कि देखिए, एक विचार को पूर्णता यानी कि एक हमारे मन में जो भी भावना है उसको कंप्लीटली अभिव्यक्त यानी कि उसे प्रेजेंट करने वाले शब्दों के समूह को, यानी कि शब्दों के समूह यानी कि उसके समूह को। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने सेंटेंस अगर बोलूँ एक, आप हमें अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या हुआ, एक पूर्णतः अपनी अंतरात्मा की जो भी आपके मन में है वो उसे पूर्णतः आपको जो व्यक्त कर रहे हैं एक शब्दों के समूह के अनुसार या शब्दों के समूह के साथ, उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, महेश हिंदी पढ़ता है या पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ आपका ये भी डिस्कस हो गया। यहाँ मैंने आपको प्रत्याहार के बारे में समझाया। यहाँ आपको देखिए, पाणिनि के अनुसार 14 महेश्वर सूत्र होते हैं संस्कृत में। आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप सभी को याद करने की कोई ट्रिक नहीं पता है तो मैं आप सभी को ट्रिक के साथ भी समझा दूंगी। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी प्रत्याहार। आखिर प्रत्याहार होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बता रही हूँ। देखिए, आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। यानी कि आदि वर्ण क्या है, अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर ही बनाता है प्रत्याहार। जो आदि वर्ण एवं इत्य संज्ञक अंतिम वर्णों के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार वर्ण। और आप सभी को क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ण। देखिए, वर्ण आपका काफी पूछा जाता है। मैंने काफी क्लासेस भी आप सभी को बना रखी हैं इस पर। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच करी तो आप लोग एक बार जाकर कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। फर्स्टली देखिए, वर्ण को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्वर में, व्यंजन में। अब बात करें हमारे स्वर को किन किन टाइप्स में बांटा गया, ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर यानी कि 2 टाइप्स में भी। लेकिन व्यंजन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्त्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन 4-5 के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में दे रखा है। अब ह्रस्व स्वर के देखिए हमारे 5 होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन भी हमारे होते हैं 4। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यूपी टेट हो, सी टेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी का बेस आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो सी टेट की वीडियोस भी आप सभी को मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ। सो आप लोग देखिए, मैं सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारा मैं आप सभी से डिस्कस कर चुकी हूँ। बात करते हैं सेकंड चैप्टर, अनिवार्य संस्कृत में अनुसार, हलंत व विसर्ग के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अनुस्वार। देखिए, मैं आप सभी को सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स
प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी मैंने आप सभी को चीज़ें लास्ट 4 क्लासेस में डिस्कस कर ली है। फर्स्ट है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, अनुस्वार शब्द के बाद आते हैं। ठीक है, क्या था, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और अनुस्वार स्वर के बाद आते हैं। क्या, अनुस्वार। अनुस्वार हमारे स्वर के बाद आते हैं। कभी भी आप लोग देख लीजिए, हिंदी में अनुस्वार को देखिए, मैंने आपको ड्रॉ भी दिया हुआ है, का प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है, जैसे सुंदर, पंक्ति, कैंप, अत्यंत और आनंद। यहाँ आपका अनुस्वार हो गया क्लियर, जिसमें नाक से ध्वनि निकलती है। सो अब डिस्कस करूंगी अनुनासिक हमारा क्या होता है। इन स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है। यानी कि अनुस्वार में क्या था आपकी, देख लीजिए, अनुस्वार में हमारे ध्वनि निकलती थी किससे, नाक से निकलती थी, लेकिन यहाँ क्या है, अनुनासिक में स्वरों के उच्चारण से मुंह से अधिक और नाक से कम सांस निकलती है। इन स्वरों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि सिरोरेखा के रूप लगाया जाता है। जैसे आंख में देख लीजिए आप लोग, माँ में देख लीजिए। यहाँ आप सभी को कोई क्लियर, कोई डाउट है नोट्स को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड होगी, डोंट वरी इस चीज़ के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बात करती हूँ हलंत। देखिए हलंत क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन से जिनके बारे में आप लोग गलती कर देते हैं और याद नहीं करते, तो यही चीज़ें आपकी पूछ ली जाती है। हलंत किसे कहते हैं, हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह है, जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। देखिए हलंत एक ऐसा वर्ण होता है, जैसे हमारा आप देख लीजिए, जगत में देख लीजिए, हमारा जगत जो तय है वो कंप्लीट वर्ड नहीं है, तो उसमें हमने क्या यूज किया है, हलंत को यूज किया है। सन देख लीजिए, बम युद्ध देख लीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हलंत होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ, अगर आप सभी को कोई डाउट नहीं है तो। सो गाइज, ये है आपका थर्ड चैप्टर हिंदी का। देखिए मैंने आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं पाठ्य वस्तु की डेफिनेशन, काफ़ी टाइम पूछी जा सकती है। पाठ्यक्रम में दी गई पुस्तकें पाठ्य वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, पाठ्य वस्तु का स्तर क्या होता है, बच्चों की रुचि के अनुसार, यानी बच्चे किस चीज़ को समझ पाएंगे, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, पाठ्य वस्तु का स्तर उस हिसाब से होना चाहिए। किस हिसाब से होना चाहिए, पाठ्य वस्तु के स्तर के हिसाब से, बच्चों के स्तर के हिसाब से होना चाहिए। गाइस यहाँ पर कहा गया है पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक बोले हम, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपकी जो बुक होती है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही उसमें सिलेबस रखना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग ही उसमें चीज़ें आपको रखनी चाहिए। बच्चों का लेवल किस तरह का है, बच्चे क्या चीज़ें समझ पाते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जिन्हें उनके सर के ऊपर से निकल जाए। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू। हम देखते हैं संस्कृत साहित्य में पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हम किन्हें बोलते हैं, जैसे कि आपकी स्काउट गाइड कैंप, खेल, योगा, आकर्षक कथाएं, नाटक, दृश्य, श्लोक आदि। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं गाइज, ये हमारे होते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, और इन्हीं को जब आप पाठ्यक्रम के साथ शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी पाठ्यचर्या। ठीक है, तो पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जा चुकी है, तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लीजिए, पाठ्य सहगामी क्रिया ये हमारे सिलेबस में नहीं होती है। पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना पाठ्यक्रम कहलाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं, हमें पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है चिंतन तर्क कल्पना का विकास। देखिए कहानी पढ़ने से आपके चिंतन तर्क कल्पना का विकास होता है। कैसे होता है, कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें कहानियाँ आपने देखी होगी कि क्या करते हैं हम, कहानियाँ कुछ टाइम जब हम कहानियाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 दिन पढ़ी 2 दिन पढ़ी, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हमारे माइंड में अपने आप चीज़ें आने लग जाती है कि हमारे इस स्टोरी का एंड क्या हो सकता है। सो उससे क्या होता है, हम सोच कर बैठते हैं, या हमारे क्लासेस में जैसे फर्स्ट सेकंड क्लासेस में हम होते थे, तो टीचर हमें आधी स्टोरी सुनाता था और नेक्स्ट डे हम अपना आइडिया लगाते थे कि क्या होने वाला है। तो वो क्या है, चिंतन तर्क कल्पना का आपका विकास होता है, किससे, कहानियाँ पढ़ने से। जागरूकता, देखिए जागरूकता हमारी किस तरह से फैलती है, न्यूज़पेपर देखने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, रेडियो को सुनने से। इनसे कैसे, देखिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें हमें हज़ारों तरह की न्यूज़ मिलती है, उन हज़ारों तरह की न्यूज़ों को हम पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उनमें क्या हो सकता है। रेडियो पे सुनते हैं हम, सॉन्ग भी आते हैं, आपको न्यूज़ भी बताई जाती है, इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी बताई जाती हैं, मुहावरे भी वो लोग बोलते हैं, चुटकुले भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये होती है जागरूकता, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है हमारी जागरूकता। न्यूज़पेपर पढ़ने से, रेडियो से, मैगजीन से, आप टीवी से बोल लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका लेखन कौशल का विकास। देखिए आप सभी सोच रहे होंगे लेखन कौशल का विकास होता कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी को देके समझाऊं, आपने कभी आईएएस पीसीएस को तैयारी करते हुए देखा है, नहीं देखा, चलो देखा होगा तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो कभी कभी क्या करते हैं, आपने देखा है उनके रूम में एक तो मैप जरूर लगा हुआ मिलता है आप सभी को, एक आपने देखा होगा यूट्यूब से तो आप लोग देख ही लेते हैं, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस की कटिंग लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है, वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है कंप्लीट, उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें अपने ओन नोट्स को वो प्रिपेयर करते हैं, उन्हें
खुद लिखते हैं, उन्हें खुद समझकर वो चीज़ें करते हैं। तो इसे क्या होता है, लेखन कौशल का विकास होता है। वाचन कौशल का विकास हमारा कैसे होता है, यानी कि रीडिंग स्किल कैसे डेवलप होता है आप सभी का, चाहे वो हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, उससे हमारा पढ़कर उन्हें आप लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा वाचन कौशल का विकास। यहाँ आप सभी का ये सारे जो कौशल थे, 4 कौशल थे, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है आपका विराम चिन्ह। आपका काफी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अपने सही वर्ड्स में लिखे। देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, ठीक है। आप सभी जानते हैं, हम जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो हमें एक रुकना होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम वहां रुक गए, हमें वहां विराम चिन्ह का यूज करना है। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, इसे भी हम विराम चिन्ह कहते हैं, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, एग्जाम्पल अगर दे दूं आप सभी को, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख रहा है रोको मत जाने दो। अगर आप इसी सेंटेंस में आप विराम चिन्ह यूज नहीं करेंगे तो इसका जो अपने इसके इमोशंस देखिए वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, रोको के बाद हमने कॉमा का यूज किया है, रोको जाने मत दो, ठीक है। फिर नीचे देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका सेंटेंस के जो भाव है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, लेकिन अगर आप वहाँ विराम चिन्ह यूज करते हैं तो उसके जो इमोशंस हैं वो अलग यूज हो जाते हैं। तो वो हो गया आपका विराम चिन्ह। यहाँ आपका विराम चिन्ह मैंने क्लियर कर दिया है। सो अब थोड़ा सा बात करती हूँ, विराम चिन्ह की आखिर हमें आवश्यकता पड़ती क्यों है। देखिए, ये आपको वर्ड टू वर्ड चीजें याद करनी है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। विराम चिन्ह की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जब हम काम करते हैं या करते करते हुए थक जाते हैं, तब मन आराम करना चाहता है, इस आराम को, ठीक है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है और आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता होती है। यहाँ आप सभी को समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको ओन वर्ड्स में समझा रही हूँ, तो आप चीजें समझते हुए चलिए। का आता है, लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूरा पूर्ण विराम लेता है। यहाँ तो हुआ आपके पूर्ण विराम की बात। अब मैं आप सभी को, मेरे पास कटिंग है, मैं आपको उसको दिखा देती हूँ, आप लोग उन्हें अच्छे से एक बार याद कर लीजिए विराम चिन्ह को। एक आपकी पूछी जाती है यौगिक शब्द की डेफिनेशन, काफी पूछी गई है, मैंने चेक किया है। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, यानी कि जिनके शब्दों का अर्थ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ ग्रह। ये नॉर्मल वर्ड भी हो सकते, देव को हम देवी भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देवता। मंदिर को मंदिर ही बोलते हैं, लेकिन ग्रह हो गया, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ आपकी क्लास खत्म होती है। 4 क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ मैंने कंप्लीट करा दिया है। लास्ट आपकी बच जाती हैं, आपकी लोकोक्तियाँ बच जाती हैं, आपके मुहावरे की क्लास दे दूंगी एक आप सभी को, और जीवन परिचय जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ आपके 4 चैप्टर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आप उसको डिटेल्स में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए एक बार। वीडियो यूजफुल होती है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।